बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से सवालात आपके जहनों में होंगे क्योंकि इलेक्शंस की कैंपेन्स जो हैं ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है और चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो या दूसरी जमातें हों, उन्होंने इलेक्शंस की कैंपेन्स जो हैं किसी हद तक शुरू कर दी हैं और वो स्पीड अप होती जाएंगी इन द डेज टू कम। जलसे होंगे, जुलूस होंगे, एंड यू नो हाउ थिंग्स शेप अप टिल द इलेक्शन डे, वो अभी देखना बाकी है। और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, पीटीआई किस तरीके से शामिल हो सकेगी इलेक्शंस के अंदर और किस हद तक शामिल हो सकेगी इलेक्शंस के अंदर, वो भी अभी देखना बाकी है। बट देन अगेन एक सवाल जो लोगों के जहनों में आता है और उसका जवाब लोग चाहते हैं और क्लैरिटी भी चाहते हैं, लेकिन कुछ फैसला खुद ही कर लेते हैं कि जनाब ये सब जो है ये सही नहीं है और ये जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो ऐसे ही मीयर स्टेटमेंट्स हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ एक दूसरे के जज्बात को भड़काना है, यानी कि एक दूसरे के वर्कर्स के जज्बात को भड़काना है और माहौल जो है इलेक्शंस का उसको गर्म करके रखना है, सिर्फ इसलिए ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। अब अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक नया स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं वो कुछ साइड पे ही हो जाए तो बेहतर है और नौजवान जो है उनको आगे आने दिया जाए और नौजवान जो है वो आकर यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकते हैं इन सो मेनी वेज, यही वो कह रहे थे। बट द पॉइंट इज़ कि ठीक है, मैं इस पर आर्गू नहीं कर सकता, टू सम एक्सटेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ठीक कहते हैं, लेकिन सोचना ये है, समझना ये है कि जनाब किस पार्टी के पास, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो JUI हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के पास क्या इकॉनमी को फिक्स करने का कोई तरीक़ाकार है, कोई वे फॉरवर्ड है, कोई लोगों की मुश्किलात को कम करने का कोई यहाँ पे उनके पास कोई ऐसा प्लान है जिसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकें और उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स भी हों? क्या ऐसा है या सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, मैनिफेस्टोज़ बनते हैं, मैनिफेस्टोज़ बनने के बाद जनाब उसको कोई देखता तक नहीं है जब हुकूमत मिल जाती है, और कहा यह ज़रूर जाता है कि जनाब हमने अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया, लेकिन वो भी एक स्टेटमेंट ही होती है, चाहे वो प्रेस के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए हो, लेकिन वो भी एक स्टेटमेंट ही होती है। नाउ अब जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया, मेरे ख्याल में इससे बेहतर और नहीं समझाया जा सकता। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर एंड दैट इज़ कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद मरकज़ में या किसी और जगह पे सूबे में भी अगर हुकूमत बनाने के लिए आज के दुश्मन कल के दोस्त अगर बन जाएं तो आप लोग हैरान मत होइएगा, ये होगा और ऐसा ही होने जा रहा है और ऐसा ही चलेगा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये कब तक ऐसे चलेगा। मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा यहाँ पे कि वे फॉरवर्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है या नहीं है, इकॉनमी को फिक्स करने का कोई तरीक़ाकार किसी भी पार्टी के पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कौन इस इकॉनमी को ठीक करेगा, आवाम के हालात को कौन ठीक करेगा और किस तरीके से ठीक किया जाएगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ही इज़ कीपिंग द कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, तो वो किस लिए, वाई, फॉर वॉट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट जो है उसमें तो समझ आती है कि कई लोग, कई पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी का नाम लिए बगैर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कई मरतबा हुकूमत कर चुके हैं और नया खून अगर आएगा तो वो क्या डिलीवर कर सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर मैं बात करूँ और उनके जनाब यहाँ पे ये कहूँ कि जनाब उन्होंने अपने 15 माह की फॉरेन मिनिस्ट्री के दौर में उन्होंने डिलीवर किया, यस किसी हद तक उन्होंने डिलीवर किया और उन्होंने जिस तरीके से काम किया उसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा काम था। हाँ, उन पे तनकीद ज़रूर होती रही, उन पे तनकीद ये ज़रूर होती रही कि जनाब उन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की और अपनी जेब से ट्रैवल किया या नहीं किया, वो एक अलग बहस है। लेकिन व्हेन इट केम टू लाइक फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी हद तक डिलीवर किया और जिस तरीके से उन्होंने कॉन्टेक्ट्स अपने बनाए पूरी दुनिया में, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। दे आर वेरी गुड कॉन्टेक्ट्स और अल्टीमेटली अपने लिए तो हर सियासतदान कॉन्टेक्ट्स बनाता ही बनाता है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है।
लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान के लिए भी काम आते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और खुल के बातें करते हैं और क्लैरिटी है, और जो भी सवाल पूछा जाए उसका अगर जवाब नहीं होता उनके पास तो क्लियरली बता देते हैं कि नहीं भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनकी एक्सेस है, जहाँ तक उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो उसको बिल्कुल मनोमन सामने ज़रूर रख देते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आबिद शेर अली साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और नून के अंदर जो अलाइंसेस बन रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे, उनका क्या 19-20 का फ़र्क पड़ेगा उन अलाइंसेस से या 10-20 का। और अगर 10-20 का फ़र्क पड़ता है अलाइंसेस से तो इट्स अ बिग थिंग। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ होंगे मौजूद नबील गबोल साहब, उनसे जान लेते हैं। नबील गबोल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जनाब के जो पुराने लोग हैं वो सियासत को खैराबाद कह दे। पुराने मैंने अपनी तरफ से वर्ड ऐड किया है, उन्होंने तो कुछ और वर्ड ऐड किया था यहाँ पे यूज़, मैं कुछ और वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो डू यू एग्री विद दैट? उनका एग्जैक्टली जो मकसद था ना, वो मकसद ये था कि जो 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म बन चुके हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बार बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनको दोबारा क्यों आजमाया जा रहा है, उनको क्यों दोबारा लाया जा रहा है। और जिनको पहले लाडला बनाया गया, जिनकी सियासत शुरू हुई 1985 से, जो कि आपको पता है कि जिस गमले में पले बड़े हुए हैं उसी जो है गमले के वो पौधे हैं। आज भी जो है वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने उनको पहले आजमाया है वो फिर दोबारा उनको आजमा रहे हैं। तो जो पहले कोई वंडर्स नहीं कर सके वो आप क्या करेंगे। तो जो पुराने, उनका मकसद ये था कि जो पुराने लोग हैं जो बार बार एक ओहदे पर आते हैं उनको आजमाने से बेहतर ये है कि नौजवान क़यादत को आजमाए। पहली बार जो शख्स है जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा कोई कैपेबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है, वो अगला वज़ीर आज़म होंगे और वो एक मुख्तलिफ वज़ीर आज़म जो कि एक रेवोल्यूशनरी सोच रखने वाले, जो एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे पाकिस्तान के अंदर। जो पिछले जितने आजमाए हुए लोग थे, जो आजमाए शुदा हैं, जिनको पहले आजमाया था, उनको बदलना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये उनका मकसद था चेयरमैन बिलावल का, और देखें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। देखें, जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की बात है, अगर मैं 16 माह की 15 माह की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की बात करूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो उसमें कोई शक नहीं है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन दैन अगेन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर हम महातीर मोहम्मद की तरफ चले जाएं, मलेशिया की तरफ, अगर हम टर्की की तरफ चले जाएं, उर्दगान साहब की तरफ, और इस तरह के देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है और उन्होंने जनाब यहाँ पे अपने अपने मुल्कों के लिए बहुत काम किए। तो वाई नॉट ओवर हियर? देखिए, उन्होंने उम्र के हवाले से नहीं कहा कि ये ज़्यादा उम्र वाले लोग, उनका मकसद ये था पुराने लोग। पुराने का मकसद ये, देखें आपने उनको महातिर मोहम्मद से मिलाया, अर्दोगान से मिलाया, आप एग्जाम्पल दिए, ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिन्होंने अपने एग्जाम्पल आपने दिया है ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतरी की है, जिन्होंने मुल्क के अंदर वो काम किए हैं जिसके वजह से 90 साल की उम्र में दोबारा जो है वो मलेशिया के वजीर आज़म बने महातिर मोहम्मद। तो और अर्दोगान फिर अभी दोबारा सदर बने इतने सालों से, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जिसको, मैं इसको और मज़ीद, मुझे नहीं पता आपके अगले क्वेश्चन में ये सवाल होगा नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इम्प्रेशन यही दे रहे हैं। बलूचिस्तान में गए हैं, बाकायदा वहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको कहा है कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ हों, आप लोग मेरी टीम का हिस्सा बने। ये उन्होंने बलूचिस्तान में कहा है। आप ये बताएं आपको ग्रीन सिग्नल किसने दिया। और मैं उन ग्रीन सिग्नल देने वाले लोगों को कहूँगा कि देखें, सियासतदानों को लाड प्यार न दें।
आपने पहले लाडले बनाए हैं, उन लाडलों ने क्या किया? जब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड देते हैं तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो फिर जो है वालिदैन परेशान हो जाते हैं। तो फिर बेहतर ये है कि जिनको आपने पहले आजमाया, जिनको आपने लाड प्यार दिया, वो लाडले बने और आज वो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है दोबारा इस्तेमाल ना करें। लोगों को हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, पहले तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाता था नवाज शरीफ। पहले तो नवाज शरीफ कहता था वोट को इज्जत दो, अब हम कहते हैं वोट को इज्जत दो। अब नवाज शरीफ का नारा बदल गया, अब वो कहता है कुर्सी को इज्जत दो, किसी तरीके से भी कुर्सी मिले। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आवाम को फैसला करने दे, लोगों को मत रोके। बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को रोका गया, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया कि आप लोग पीपल्स पार्टी में न जाएं, आप लोग मुस्लिम लीग नून में जाएं। तो अगर वैसे ही इलेक्शन होने वाला है जो कि पहले लाडले को तैयार करके इलेक्शन किया 2018 वाला, तो अभी जो 2024 का इलेक्शन को फिर सब उंगलियां उठाएंगे। तो ये इस तरह के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इस तरह के लाडले नहीं बनाए। ये लाडले जो होते हैं बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, और जब ये बिगड़ जाते हैं फिर आप लोगों के लिए गले का हार बन जाते हैं। अच्छा चले, ये आपका जो स्टैंस है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये स्टैंस आपका जो एंटी मुस्लिम लीग नून स्टैंस है, जो ये इलेक्शन से पहले तक है या बाद में जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद अगर आपको इत्तेहाद में जाना पड़ा या इत्तेहाद करना पड़ा किसी न किसी सूरत में, इन वन वे और दी अदर, चाहे वो प्रेसिडेंसी के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, और या हुकूमत बनाने में हो, मरकज़ की हुकूमत बनाने में हो, अगर ये सारी इत्तेहाद अगर आपको करने पड़े तो फिर आप इसको जस्टिफाई, इस स्टैंस को कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम कहते हैं, जब लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम आता है तो लोग एवन फील्ड की तरफ चले जाते हैं। हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए होना चाहिए कि सब सारी जमातें हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हमें जो है ये ख़दशा है कि अगर किसी एक जमात को आपने रोक लिया इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कहाँ से हुआ? हम कहते हैं हमारे मुकाबले में जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो जमातें हैं, जो भी हैं, वो हमारे सामने मुकाबला करें। मुकाबले के बाद जीतने का अपना मज़ा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इट डिपेंड्स के फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता ही नहीं होता। अगर उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा सीट्स मिलती है कौमी असेंबली में, फिर भी मैं कहूँगा कि वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली तो मुस्लिम लीग नून के वोट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बाद में अलायंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, अगर आप किसी को लाड प्यार न दें, अगर आप वोट को इज्जत देते हैं, तो बिल्कुल पहले भी हम अलायंस में थे और आगे भी आने वाले दिनों में अलायंस में होंगे। हम चाहते हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट दे। हम ज़रूर चाहेंगे। अगर वो ज़्यादा सीट निकालते हैं तो वो फिर हमारे पास आएंगे, अगर हम ज़्यादा सीट निकालते हैं फिर उनको हमारे पास आना पड़ेगा। तो बात तो वही होगी ना जो मैं कह रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बात तो वही कर रहा हूँ ना मैं, कि अभी आपका जो स्टैंस है दैट इज अ वेरी हार्ड स्टैंस अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून, और अगर बाद में आपको अलायंस करना पड़े तो फिर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। नहीं, देखें, अभी मैं आपको बताऊं ना कि अभी हमें जो खदशात है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी, हालांकि मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे मुल्क में सियासी पॉलिसीज़ जो है ना तब्दील होते हैं हर 14 दिन बाद। अभी इलेक्शन में 3 महीने बाकी है, हर 14 दिन बाद पॉलिसीज़ तब्दील होते हैं। आज अगर मैं बार बार ये बात करता हूँ, अगर आज किसी एक की तरफ इशारा है कि यू आर माई बॉय, तो कल जो है वो इशारा इस जगह, इस उंगली जो है दूसरी तरफ भी उठ सकता है, यू आर माई बॉय नाउ। इफ़ यू आर माई बॉय नाउ, तो भी जो कल का बॉय था तो वो फिर घर बैठ जाएगा। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि इस तरह के इशारों पे ना चले कि जी इशारा मिल गया है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 4थी बार वज़ीर आज़म बने। अच्छा, बार बार आप वज़ीर आज़म अगर इनको बनाते हैं, उनको किसने क्यों निकाला? 3 दफ़ा वज़ीर आज़मशिप से निकाले गए हैं, हटाए गए हैं। क्यों हटाए गए हैं? आखिर कोई तो वजह होगा।
तो मैं समझता हूँ अगर अभी भी आप वजीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो फिर आपको हटाया जाएगा, फिर आप शोर बचाएंगे, फिर जो है क्लच ये पैटलेट्स की जो है सियासत शुरू हो जाएगी, तो फिर ये बीमारियों की सियासत शुरू हो जाएगी, फिर बाहर जाने की सियासत शुरू हो जाएगी, फिर अग्रीमेंट्स किए जाएंगे, फिर डील किए जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलूंगा कबूल साहब, और वापस आऊंगा तो आपसे सवाल करूंगा कि यहाँ पे सिंध की हद तक जो अलाइंसेस बन रहे हैं अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, वो कितना आपको अफेक्ट कर सकती है पीपल्स पार्टी को? क्या उसमें 19-20 का फ़र्क पड़ेगा या 10-20 का फ़र्क पड़ेगा? अलाइंस की बात जब मैं करता हूँ तो आपको भी पता है, उस अलाइंस की बात कर रहा हूँ GDA की, MQM की और मुख्तलिफ जमातें जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पिच हो रही हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद नबील कबूल साहब, जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं सिंध की हद तक, जिसमें GDA भी है, MQM भी है और नून लीग भी है, वो किस हद तक इफेक्ट कर सकती है पीपल्स पार्टी को? क्या उसमें 19-20 का आप लोगों को फर्क पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, या 10-20 का फर्क पड़ सकता है? चले मुझे एक चीज़ बताएं, MQM के वोट बैंक है क्या पंजाब में, या मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है क्या सिंध में? अलायंस इत्तेहाद भी जो है कि अजीब सा इत्तेहाद हो रहा है। एक अजीब इत्तेहाद हो रहा है कि मेरे वोट बैंक नहीं है पंजाब में और आपके वोट बैंक नहीं है सिंध में, आओ इत्तेहाद करें। तो फायदा किसको पहुंचेगा? किसी को नहीं पहुंचेगा। ये इत्तेहाद आगे जाने कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर किया जा रहा है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट में देखना ये कि GDA को कितने सीट मिलते हैं और MQM को कितने सीट मिलते हैं, और उसके बाद इसी तरीके से जो नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में गए इलेक्टेबल्स को लिया। बात यह है कि सिंध में इनके पास इलेक्टेबल्स है नहीं, मुस्लिम लीग नून के पास तो एक सीट भी नहीं है। हाँ, MQM को अगर सीट दिया जाता है कराची में, और कराची के अंदर अगर वो फिर अगर उनको फिर 22 से 23 सीटें लेनी पड़ेंगी, अगर 22 से 23 सीटें लेंगी तब जाके मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचेगा। और ये मैं 22 से 23 सीटें बात कर रहा हूँ कौमी असम्बली की, जो कि उनको नहीं मिल सकती है। तो अब क्या होगा? अभी ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को सोचना पड़ेगा कि वो अलायंस जिससे कर रहे हैं, चाहे GDA हो चाहे MQM हो। मुझे एक चीज़ बताएं, पीपल्स पार्टी को अगर आप मौका नहीं देते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने का सिंध में, जो 1997 में हुआ था, तो मुझे एक चीज़ बताएं, 1997 में जिसे लियाकत जतोई को बनाया गया था, जिसके पास एक अपना वोट भी नहीं था, उस लियाकत जतोई ने जो कि कोशिश किया चीफ मिनिस्टर बनने का, दोबारा से जो है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर वो 1997 का दौर नहीं है तो लियाकत जतोई वाली हुकूमत 1997 में अगर दोहराया जाएगा नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो ये चीज़ अभी कारआमद नहीं होगी। अभी इस पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी किसी किस्म का जो है होमवर्क हो रहा है इस वक्त। अगर होमवर्क अगर करना भी चाहते हैं तो उनको पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ही सिंध के अंदर एक ऐसी जमात है जिसके सामने कोई नहीं है। मुझे पता है पीपल्स पार्टी को चैलेंजेस कहाँ पर है, ठीक है, कराची में कुछ सीटें MQM ले जाएगी, लेकिन ओवरऑल आप सिंध की बात करें ना, सिंध में हम 90 से ज़्यादा सीटें उठाएंगे और इंशाल्लाह सिंध में पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और वफाक में भी आप देखेंगे कि इशारे तब्दील होने में टाइम नहीं लगता है, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वफाक में भी और सिंध में भी। तो लेट्स सी जी क्या होता है उसमें, लेकिन मैं सिंध की हद तक की ही बात कर रहा था। लेकिन थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, ये क्या वजह क्या है? ये वजह ये तो नहीं है कि आप लोग काफ़ी अरसे से, कई सालों से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है सिंध में। क्या ये वजह है कि आप लोगों को जब वोट पड़ने की बारी आती है, या वोट डालने की बारी आती है, या इलेक्शन की बारी आती है, तो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है? लेकिन अगर अभी हम देखें एज ऑफ नाउ, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी ने कोई एज सच डिलीवर नहीं किया व्हेन इट कम्स टू लाइक कराची और सिंध, और उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको मतलब जो वेव्स क्रिएट कर सके। बट देन अगेन वोट पड़ जाता है पीपल्स पार्टी को। क्या आप लोग इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी वहाँ पे से है एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड पीपल आर लाइक हुक्ड अप कि जनाब आप लोग जनाब यू हैव योर ओन पीपल एट द राइट प्लेसेस? Is this the reason, या what else could be the reason जी?
Can you like ये come up with that? राइट पीपल एट राइट प्लेसेस नहीं है, राइट वोटर एट राइट पार्टी कह सकते हैं आप। अच्छा। मतलब ये है कि सिंध के अंदर अगर जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, अगर आप देखें वो किसने किए हैं, कौन सी गवर्नमेंट थी 15 साल में। आप जितने भी ट्रांसपोर्ट के अंदर ग्रीन बसेस देखें, पिंक बसेस देखें, वाइट बसेस देखें, ये आप जितने पुल देख रहे हैं, जितने फ्लाईओवर्स देख रहे हैं कराची सिंध के इंटीरियर्स के अंदर भी, हैदराबाद में, सक्कर में, आप ट्रॉमा सेंटर, बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर देख लें, आप NICVD देख लें, आप मतलब बेताशा काम जो है किया है, वो लोगों को नज़र नहीं आता है। बात ये कि अब मैं अपने हल्का लियारी का बताऊंगा। लियारी में हम क्यों वोट मांगने जाते हैं, क्यों लेने जाते हैं? क्योंकि लियारी के लोग जानते हैं कि अगर कभी कोई डेवलपमेंट हुआ है तो पीपल्स पार्टी के तौर पे हुआ है। मेरे बाद 2 MNAs आए, दोनों MNAs नाकारा हुए, दोनों MNAs ने जो है कोई लियारी के लिए काम नहीं किया। मैं लास्ट जब था एज एन MNA, मैंने बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी दिया, शहीद बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज दिया, बेतहाशा नौकरियां लोगों को दी है। इसलिए लोग चाहते हैं कि दोबारा मैं उनके पास आऊं, और वो पार्टी भी ये चीज़ समझती है, उनको भी ग्राउंड रियलिटी का पता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताया कि ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी ने क्या किया सिंध के लिए, तो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने कुछ किया तो वो आप बता दें। लेकिन वक्त आने पर अगर ये फोर्सफुली कोशिश करेंगे, अगर ये पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे सिंध में, तो मैं समझता हूँ कि इसका फिर रिजल्ट जो है ना वो इस ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं आएगा। इससे क्या मुराद है आपकी कि ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अच्छा असर नहीं आएगा? देखिए, ये बातें लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम वफाक की पार्टी है, हम कहते हैं चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। हम कहते थे बेनज़ीर ने ही इंटैक्ट रखा फेडरेशन को। जब हम ये चारों सूबों की जंजीर कहते हैं तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त फेडरल की पार्टी कौन सी जमात है जिसके चारों सूबों में वोट बैंक है। हाँ, पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी है, हम समझते हैं पीटीआई के वोट बैंक है, लेकिन उसके भी चारों सूबों में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चारों सूबों में है। तो चारों सूबों की पार्टी को रोकने की अगर कोशिश की गई, खासकर सिंध को टारगेट बनाया गया, तो फिर हम ज़रूर ये कहेंगे कि लाड़काना और लाहौर के वज़ीर आज़म में इतना फ़र्क क्यों फ़र्क लेकर आते हैं कि लाड़काना के वज़ीर आज़म को जो है वो फांसी पे लटकाया जाता है, लाड़काना के वज़ीर आज़म को रोड पे मार दिया जाता है, और लाहौर के वज़ीर आज़म को हटा के दोबारा से उसको बुला के प्रोटोकॉल दिया जाता है और उसको तैयार किया जाता है कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बने। तो ये खुला तज़ाद है, मैं समझता हूँ। नबील गबोर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे आबिद शेर अली साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आबिद शेर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर आई वुड से, और शुरू से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, और जितना इन्होंने काम किया है मुस्लिम लीग नून के लिए शायद ही कोई लोग हों जिन्होंने इतना काम किया हो और कमिटमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं। आबिद साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक है जी राणा साहब, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। आबिद साहब, आपने पिछली दफ़ा भी बड़े वोट लिए, बहुत अपने हलके में यू आर वन ऑफ द गाइज जिन्होंने इतने नंबर्स लिए, इतने वोट लिए, विच वाज नॉट अ सरप्राइज, बट देन अगेन वालिद साहब आपके जो उन्होंने बहुत काम किया उसी हलके में, बड़ी इज्जत है उनकी। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, फैसलाबाद की सियासत ज़रा हमें थोड़ी सी समझा दें कि राना एहसान साहब का इस वक्त क्या स्टेटस है। जब हम फैसलाबाद की बात करें, मुस्लिम लीग नून के वो बंदे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है। एंड सेकेंडली, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ज़ुबैर साहब जो गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, इन सब के क्या स्टेटस क्या है इनके एज फार एज द मुस्लिम लीग नून इज़ कंसर्न जी? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी वैलिड बात की है। लेकिन 2018 में जिस तरह बुलडोजर चलाया गया, जीती मेरी सीट को अगले दिन जाके कोई 800-900 वोट से हरवा दिया गया, जिसमें से फिर 17,000 डबल स्टैम्प वोट थे। और उसके बाद मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं इमरान खान के खिलाफ लड़ा इलेक्शन, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगेन
78,000 वोट्स लिए, तो वो भी फैसलाबाद के लोगों का शुक्रिया जो इतनी महंगाई के तूफान में उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे वोट दिए। जहाँ तक राणा एहसान साहब की बात नहीं, उनके वालिद राणा अफजल साहब बड़े हमारे दरीना दोस्त थे, बड़े कमिटेड आदमी थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। बड़े एक मेहनत करने वाले वो शख्स थे, वो वजीर भी रह चुके हैं, उनमें से वो 2-3 मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन रहे हैं, फिर वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तो अचानक उनकी वफात के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ वहाँ पे। तो अब वहाँ पे राणा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी, वो राणा वो राजा रियाज साहब हैं उनकी जगह पर, और राणा एहसान साहब उनकी फैमिली की बड़ी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। राणा अफजल की मैं बात करूं तो उनकी वाइफ भी MP रह चुकी हैं 2 बार, और हमेशा मेरे लीडरान ने भी राणा साहब से उसी तरह कमिटमेंट का सबूत दिया, और उनको अभी राणा एहसान को उन्होंने एडवाइजर भी बनाया हुआ था अभी प्रीवियस गवर्नमेंट में। तो उनका एक किरदार है, रोल है, तो उसमें कोई शकूक व शुबात नहीं है। तो बाकी वो नीचे वो जो सीटें हैं उसका फैसला हमारी लीडरशिप ने करना है, जो भी मामलात हैं। और जहाँ तक आपने दूसरी बात शायद खाकान अब्बासी साहब की, मेरा उनसे ज़ाती तौर पर बड़ा एक इज्जत और इकराम का रिश्ता है, और वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। और जो भी मामलात हैं तो वो लीडरशिप ने टेकअप किए हैं, तो वो फैसला वो ही करेंगे, लेकिन मेरे साथ उनका बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है, और उन्होंने भी कभी एहतराम का दामन नहीं हाथ से छोड़ा, और ना ही कभी हमने छोड़ा, और इज्जत का एक रिश्ता है वो उनके लिए हमेशा कायम रहेगा। तो बाकी जो वो पॉलिटिकल फैसला उन्होंने करना है तो वो उनकी अपनी एक स्वाबदीदी है। तो बाकी जहाँ तक आपने जुबैर साहब की बात की, जुबैर साहब हमारी पार्टी के लिए बड़ा एक रोल प्ले करते हैं और बड़ा वो इन रहते हैं, और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी नहीं आए। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको गवर्नर सिंध तैनात किया था, तो उसमें सबकी कमिटमेंट्स नून के साथ है, और जुबैर साहब की भी कमिटमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ है। तो कोई ऐसा मेरा ख्याल कोई अवाम नहीं होना चाहिए, कोई गलत फहमी होनी चाहिए। हमारे जो उहदों पर रह चुके हैं तो उनकी कमिटमेंट्स हैं मियां साहब के साथ भी और पार्टी के साथ। अच्छा, तो आप जो है जब व्हेन इट कम्स टू लाइक राणा एहसान साहब और राजा परवेज अशरफ राजा रियाज साहब, तो इनमें से आप किसको एडजस्ट करेंगे, कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? फैसलाबाद की सीट पे 2 लोग हैं, आप कैसे एडजस्ट करेंगे इनको? राजा रियाज साहब को करेंगे या राणा एहसान साहब को करेंगे? मेरा ख्याल पार्टी की जो कमिटमेंट्स हैं वो राजा रियाज साहब को वो फैसिलिटेट करेंगे MNA की सीट पर। अच्छा। और वो सूबाई के लिए भी वो फिर लीडरशिप फैसला करती है कि राणा एहसान साहब को कहाँ पे एडजस्ट करना है, क्या मामलात है, तो वो पार्टी लीडरशिप करेगी। ओके। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको अकोमोडेट ना किया जाए। तो राणा एहसान साहब एक बड़े काबिल और ज़हीन जी ठीक है, पार्टी इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट करेगी। अच्छा ठीक है। आबिद शेर अली साहब, एहतराम का रिश्ता आपका है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, मेरा भी बड़ा एहतराम है, मैं भी बड़ा एहतराम करता हूँ उनसे, लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्लैरिटी अगर ज़रा मिल जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं क्या मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, या नहीं लड़ेंगे, या आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, या ही विल लाइक नॉट बी गोइंग फॉर द इलेक्शंस एट ऑल? मैं वो क्लैरिटी चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि अगर आप काइंडली शाहिद साहब से पूछ लें, आई डोंट नो कि उन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया। नहीं, वो आबिद जी वो नहीं करना, वो आप कह रहे हैं जनाब कि मैं पार्टी के बेसिस पे, यानी कि नून लीग की बेसिस पे, नून लीग के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा। पार्टी का एक तरीकाकार है कि मैंने भी अप्लाई किया है, चाहे जितनी मेरी मर्जी। नहीं, वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे।
वो मैंने फिर इकराम के साथ ही कहूँगा कि ये नहीं लड़ना ना लड़ना उनकी अपनी स्वाबदीदी है, तो अभी पार्टी में इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं। अच्छा, अभी वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क्यादत में बनेगा, तो ये फैसले राणा साहब वो करें। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा अलायंस की तरफ चलूँगा। आप लोगों ने अलायंस किया सिंध में जीडीए के साथ, एमक्यूएम के साथ, और क्या इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा? कोई 10-20 का फ़र्क पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू सिंध, या सीटों के मैं मसले पे बात कर रहा हूँ? अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने पहला गेंद लगाया, बलोचिस्तान गए तो, और बिलावल साहब की चीखें निकल पड़ी हैं। अभी तो उन्होंने सिंध भी आना है। देखिए, हमने वो जरदारी साहब तशरीफ लाते हैं लाहौर में, डेरे लगाते हैं, हमने तो कभी उनको बुरा भला नहीं कहा। उनका राइट बनता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो बिल्कुल आज़ाद हैं। यहाँ पर किसी को अपना उम्मीदवार बनाने में वो आकर यहाँ पर जरदारी हाउस में जरूर बैठे, हम उनको वेलकम करेंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे अच्छा सा, लेकिन उनको इतना उनके ऊपर इल्जामात की बारिश नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को माजी से सबक सीखना चाहिए था, और जो वो जबान इस्तेमाल करते हैं, हमारी लीडरशिप ने तो हमें पाबंद किया हुआ है कि कोई किसी किस्म की आपने ऐसी बात नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को पॉलिटिकल मेच्योरिटी का वो शहबाज शरीफ साहब को अंकल कहकर उनके साथ काम करते रहे, बड़ी तारीफें करते थकते नहीं थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि बिलावल साहब को क्या हुआ है। तो वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ें, और लेवल प्लेइंग फील्ड है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स के पास सिंध के अंदर। सिंध के अंदर उन्होंने कोई कारकर्दगी, कोई कारनामा अंजाम दिया होगा तो लोग उनको वोट दें, बिस्मिल्लाह। अगर लोग उनको रिजेक्ट करते हैं राणा साहब, ना आपने उनकी जगह वोट डालना ना मैंने डालना, ठीक है। वो सिंध की आवाम की मर्जी है कि वो जरदारी साहब को और बिलावल साहब को वोट देते हैं नहीं देते हैं। वो एक ही कहते हैं कि जी मैंने वो थरपारकर में जो उन्होंने कह रहे हैं कि जी मैं उसी बेस पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो कराची की आवाम के पास पानी नहीं है, कराची के आवाम के पास वही फसूदा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था जो नवाज शरीफ साहब ने उनको बेहतर करके दिया, ग्रीन लाइन चलाई, वही टूटी फूटी सड़कें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कराची से लेकर उसको लिंक किया पूरे पाकिस्तान को, कराची और सिंध को मोटरवेज के जरिए। तो ये हमने भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध में जाना है, और ये हमारा पॉलिटिकल राइट बनता है कि राणा साहब हम नहीं, आपका पॉलिटिकल राइट जरूर बनता है, लेकिन मैं जीडीए के पास भी जाएं, हम मैं ये पूछ रहा था आबिद जी के साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। अच्छा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप ज़रूर रियलाइज़ करें। मैं पूछ रहा था कि व्हेन इट कम्स टू लाइक सीट्स, अगर सीटें आपने वहाँ पे, ऑब्वियसली अलायंस इसीलिए होता है कि सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जा सकें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो अलायंस किया है आपने सिंध में, उसमें आपको 19-20 का फ़र्क पड़ेगा या 10-20 का फ़र्क पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू लाइक अचीविंग द सीट्स? हम तो राणा साहब कोशिश करेंगे कि सिंध में गवर्नमेंट बनाएं, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम मेजॉरिटी से वहां से सीटें लेकर जाएं। तो ये मैंने फिर आपको अगेन कहा है कि ये पाकिस्तान की और सिंध की आवाम पर डिपेंड करता है कि वो 8 फरवरी के ऊपर किसके ऊपर मोहर लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने और सिंध के लोगों ने ये फैसले करने हैं कि उन्होंने क्या किसको वोट देना है। तो मैं अगेन आपको कहूँगा कि ये फैसला सिंध की आवाम 8 फरवरी को करेगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह अगले चंद रोज के अंदर सिंध तशरीफ लाएंगे, और वो तमाम अपने जो पॉलिटिकल दोस्त हैं उनसे वो मिलेंगे, ताजिरों से भी मिलेंगे, सिंध के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। तो वो उनका जो दौरा है सिंध का वो भरपूर होगा। अच्छा, तो लिहाजा कब तक आबिद जी आएंगे सिंध में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? दिनों में मैंने आपको कहा कि अनाउंसमेंट होगी, जैसे भी कोटा गए हैं, कल वो इंशाल्लाह ताला सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करेंगे, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब किया है, इसी तरह वो
कल सियालकोट तशरीफ लेकर जाएंगे। उन्होंने अपनी एक स्केड्यूल दिया है और मेरा ठीक। ख्याल है कि अगले चंद रोज में वो अपना ओके। स्केड्यूल सिंध का भी देंगे और सिंध का वो दौरा करेंगे और इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली आएगी सिंध में। अच्छा, ये अगर देखें, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, आपकी पार्टी कह रहे हैं, आप नून लीग वालों को मना किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने कि आपने कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं देनी अगेंस्ट पीपल्स पार्टी या अगेंस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन कल को इलेक्शंस के बाद व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि अगर आपको अलायंस के लिए पीपल्स पार्टी की सीटों की ज़रूरत पड़े या पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़े मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए, तो फिर आप मेरे ख्याल में यू विल गो फॉर इट, ऐसे ही है ना? हम माजी में भी एक दूसरे के बड़े खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, 2 मरतबा हमने हुकूमत भी बनाई, लेकिन एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया उस वक्त जुडिशरी की रेस्टोरेशन पर नवाज शरीफ साहब ने, वो हमने अपनी 15 वजारतें कुर्बान कर दी और लेकिन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को शेड दिए रखा। वो आखिर 4-5 साल वो हमारे साथ पंजाब के अंदर वो इक़्तिदार में रहे। अभी भी अल्लाह ने मौका दिया और मिलजुल कर काम किया, अलायंस पॉलिटिकल अलायंसेस बनते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि ये सिंगल पार्टी का एजेंडा नहीं है पाकिस्तान को आगे लेकर जाना। हमें तमाम को अपनी पॉलिटिकल जो एनानिमिटी है वो एक साइड लाइन कर देनी चाहिए ठीक है, और हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और ठीक। पाकिस्तान तभी आगे जाएगा कि अगर हम मिलजुल काम करेंगे। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शंस के बाद मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए अगर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी या पीपल्स पार्टी को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो अलायंस में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यू साहब का माइंड बताता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ने अगर हमें मेजॉरिटी दी तो वो तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर होंगी वो उनको अपने साथ हुकूमत में शामिल करने की जरूर दावत देंगे और मिलजुल कर उनका अज़म है कि पाकिस्तान को मसाइल से निकाला जाए। ओके। अच्छा, ये जो 21 लोग आए थे पीटीआई छोड़ के, वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू नो अबाउट देयर फ्यूचर। 21 लोग जो पीटीआई छोड़ के आए थे, नो कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें से 21 के 21 लोगों को मुस्लिम लीग नून अकोमोडेट करेगी या कुछ लोगों को अकोमोडेट करेगी? नहीं, अगेन उसकी कमिटमेंट हमारे सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के साथ जो भी कमिटमेंट्स हैं वो पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर वो रखेंगे और इसका फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंट बोर्ड करे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ? अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ये तमाम केसेस एक एक करके पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर आएंगे और यही हमारा तरीकाकार रहा है टिकट के हवाले से कि पाकिस्तान में तमाम जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका बोर्ड फैसला करता है और जो बोर्ड फैसला करता है तो उसी तरह उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। आबिद शेर अली साहब, शुक्रिया आपका। आबिद शेर अली साहब मेरे साथ मौजूद थे जी। आबिद शेर अली साहब ने कुछ चीज़ों की क्लैरिटी दी है। यहाँ पे कुछ सवालात ऐसे थे जो हमारे जहनों में थे या आप लोगों के जहनों में भी थे, क्योंकि आप लोगों की ही ज़ुबान बनकर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ और उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने क्लैरिटी दी है। बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर द डेज टू कम। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जनाब अभी जो हो रहा है, अभी जो इलेक्शंस किक ऑफ हुए हैं और अभी जो इलेक्शन कैंपेन किक ऑफ हुई है उसमें जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं अगेंस्ट ईच अदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे कोई और जमात हो, इलेक्शंस के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है और जो भी हुकूमत बनाएगा या बनाने की कोशिश करेगा और अगर उसको अलायंस की ज़रूरत होगी तो आज के दुश्मन कल के दोस्त भी बन सकते हैं। फ़िलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।